हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। आप सभी को पूरे उत्तर के साथ बताएंगे और आप सभी को ठीक है हिंदी के पेपर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आपको लिखना कैसे है, जिससे आपको 100% गारंटी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, वो तरीका हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे और आपके पूरे किताब हम आप सभी को इस वीडियो में पूरा बताएंगे, जो कि बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस मात्र 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है आप सभी के, जितना इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में नहीं आ सकता। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सिर्फ यानी आप सभी लोग यानी पूरे आप लोग साल हिंदी की तैयारी किए हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारे इस वीडियो से मात्र 1 महीने अगर आप लोग हिंदी की तैयारी कर लिए तो आप सभी को 100% मेरी गारंटी है कि आप सभी का हिंदी में 100 में 100 पूरा नंबर आएगा। एक भी नंबर आप सभी का कहीं पर भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम पूरे क्वेश्चन ही वायरल आपको बता दे रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएंगे ही नहीं कि आप सभी का हिंदी में नंबर कम हो। अगर आप सभी का यानी कि 70 नंबर का पूर्णांक है हिंदी के पेपर का, तो आपका 70 में 70 पूरा नंबर आएगा। ये मेरी गारंटी है। अंतिम मौका है, आप सभी लोग मात्र इस वीडियो को देखकर आप लोग मार दोगे छक्का, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप सभी लोग भी अगर चाहते हो कि इस बार आप सभी को ठीक है आपको अब की बार 95% से भी पार आप सभी लोग को नंबर लाना है, आप लोग टारगेट बनाए हो, तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और आपके पूरे किताब से सबसे महत्वपूर्ण जो हिंदी का टॉपिक है, हिंदी का प्रश्न है, वो कौन कौन से है। तो देखिए, सबसे पहले और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इस बार 100% गारंटी है कि आप सभी के एग्जाम में हिंदी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, पूरा यही क्वेश्चन आएगा आप सभी के पेपर में। यहाँ पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से, सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश संस्कृत के, ठीक है, और कौन कौन से निबंध है, प्रार्थना पत्र है, जीवन परिचय कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आप सभी को ये भी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, उसको हम आप सभी को बता देते। उसके बाद हम आपको आगे जो हिंदी का टॉपिक है, प्रश्न है, उसको बताएंगे। पूरा लिखित उत्तर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 20 सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कितने वायरल क्वेश्चन है जो हर साल ये आ रहे हैं। ठीक है, आप सभी को ये देखना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, रस मीमांसा कृति के लेखक हैं। ठीक है, रस मीमांसा कृति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है, या प्रेमचंद है, जिनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो देखिए, रस मीमांसा वाला जो ये रचना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी हिंदी के पेपर को आप लोग उठाकर किसी भी साल का देखोगे तो ये जरूर आया रहेगा। ठीक है, रस मीमांसा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दूसरा, हिमालय की पुकार किस विधा की रचना है? जीवनी है, निबंध है, आलोचना है, या उपन्यास है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो हिमालय की पुकार है ये जो है ये जयप्रकाश भारती का है और ये आलोचना विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पे विधा पूछ रखा है तो सिर्फ आपको विधा के बारे में ही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, जैसे विधा में हो गया ये निबंध है, उपन्यास है, जीवनी है, आलोचना है, नाटक है कि क्या है। तो यहाँ पे जो हिमालय की पुकार है ये जयप्रकाश भारती, जो कि आप सभी के ठीक है गद्यांश के न्यू चैप्टर हैं, यानी पहले चैप्टर थे बट ये क्या हुआ 30% में कम हो गया था, लेकिन इस बार आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो यानी ये किसका है? जयप्रकाश भारती का आलोचना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है, कौन सा है? 4 ऑप्शन रहेगा, 1919 से 1920 ईस्वी, 1919 से 1938 ईस्वी, 1925 से 1937 ईस्वी, 1919 से 1940 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्ल युग का समय सीमा पूछ रखा है। तो शुक्ल युग का जो समय सीमा है वो 1919 से 1938 है। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, यानी ये समय सीमा वाला क्वेश्चन आपके पेपर हिंदी में कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप लोग के यानी 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, बिहारी की रचना है, क्या है? सिद्धराज है,
ठीक है, रस कलश है, बिहारी सतसई है या बावरा अहेरी है। तो बिहारी की रचना बिहारी सतसई है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि रचना कौन सी नहीं है पूछ रखा है, ठीक है नहीं पूछा है, नहीं है। तो कामयानी, ठीक है, अजातशत्रु, झरना, साकेत। तो कामयानी तो है, ठीक है, अजातशत्रु भी है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, कामयानी इनका महाकाव्य है। बाकी यहाँ पे झरना है, ठीक है, ये इनकी रचना है। और यहाँ पे जो ये साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6वां, विचार विधि किसकी निबंध संग्रह है, ठीक है, पंडित बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, महादेवी वर्मा की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो जो विचार विधि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है, रचना है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। देखिए जितने भी आप सभी के चैप्टर दिए हुए हैं ना आपके हिंदी में, गद्यांश और पद्यांश के, तो आप लोग जब उनके जीवन परिचय याद करने जाओगे तो उसी के नीचे जीवन परिचय के आपके बुक में या क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, रचना दिया रहता है। तो आप लोग जिनका जीवन परिचय याद, यानी जितने भी चैप्टर आपके हिंदी के पेपर में दिए हुए हैं किताब में, आप लोग उन सभी के जीवन परिचय को याद कीजिए, यानी उनका नाम जो लेखक है और उनके नीचे जितने भी रचना है उसको याद कर लीजिए। और आप लोग ऐसे याद कीजिए, यानी कि आप लोग विचार विधि किसकी रचना है ये भी याद कर लीजिए कि हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। विचार विधि किस विधा की रचना है, तब ये निबंध की है, ठीक है, ये वाला भी, यानी 2 तरीके से आप लोग रचनाओं को जरूर याद कर लीजिए। और आपके हिंदी के जो किताब है ना उसी के गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड जो जितने भी कवि लेखक हैं उन्हीं से रिलेटेड रचना आता है, इससे बाहर एक भी रचना नहीं आता है, ठीक है। अगर आप लोग तैयार कर लीजिए विधा और लेखक की रचना तैयार कर लिए तो आपका बिल्कुल 10 नंबर तो पक्का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नेक्स्ट है यहाँ पे रामचरितमानस किसकी रचना है। अब देखिए सूरदास की है, तुलसीदास की, रसखान की या कबीर की। तो रामचरितमानस जो है वो किसकी रचना है, तुलसीदास की है, जिनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है, जो आपके चैप्टर में भी दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8वां मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है, ठीक है, मर्यादा और हंस है या छाया और प्रभा है, सुधा और हंस है या सरस्वती पत्रिका है, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्रिका जो है वो मर्यादा और हंस पत्रिका है। जितने भी बताएंगे क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल है और आपको 100% समझ में आएगा। हमारी यहाँ पे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम कोई भी रटी रटाई आपको बात नहीं बताते हैं। जो भी बताएंगे वो समझा कर बताएंगे और आपको 100% समझ में भी आएगा वो टॉपिक। नेक्स्ट है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, झूठा सच किस विधा की रचना है। देखिए यहाँ पे भी विधा पूछ रखा है और ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो झूठा सच किस विधा की रचना है, नाटक है, कहानी, उपन्यास है, आत्मकथा है, आलोचना है, जीवनी है या क्या। और ये जो झूठा सच है, ठीक है, ये यशपाल का क्या है, उपन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में एक जरूर आएगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए इसमें चयन करना है। पहला है कि डॉक्टर जो नागेंद्र है वो ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये ख्याति प्राप्त उपन्यासकार नहीं थे। नेक्स्ट है गबन जयशंकर प्रसाद की कृति है, ये भी गलत है क्योंकि गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यास है। नेक्स्ट है इरावती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि इरावती, अपूर्व, तितली ये सब जो उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे, एक उपन्यासकार थे। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम आपको 2 क्वेश्चन इसमें दे दी, यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिससे कि आपका यानी दोनों में से कोई भी आ सकता है। सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक है, ये भी गलत है, ये आलोचक नहीं थे। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है, ये भी गलत है, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान नहीं है, ये मुंशी प्रेमचंद्र की है। नेक्स्ट है सी गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि ये उपन्यास नहीं है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है लेकिन ये उपन्यास विधा नहीं है। नेक्स्ट डी क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है, ये सही है, ठीक है,
क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है, ये आत्मकथा है। और हरिवंश राय बच्चन जी हैं जो है वो अमिताभ बच्चन को आप सभी लोग जानते हैं, उन्हीं के पिताजी थे, ठीक है। 12 क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है, शोक होता है, भय, हास या निवेद, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता दें जो इस बार आपके रस आएंगे वो इसी तरीके से आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता है, पहले क्या था कि उसका परिभाषा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल आप सभी को लिखना पड़ता था, बट इस बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में ही आएगा। और इसमें आप सभी को क्लास 10th में करुण रस और हास्य रस, ही 2 रस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग दोनों रस के स्थायी भाव को याद कर लीजिए और उससे रिलेटेड आप लोग 3-3 उदाहरणों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि उदाहरण जो होता है इस तरीके से पहचानने के लिए उदाहरण दिया रहेगा और आपको पहचानने के लिए दे देगा कि ये कौन सा रस है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है, ठीक है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, इस तरीके से हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे अलंकार पूछ रखा है, ठीक है। अलंकार में क्या है, अनुप्रास अलंकार है कि रूपक अलंकार है, उपमा है या श्लेष है। देखिए पीपल पात सरिस मंडोला यानी क्या है कि जो मन है, ठीक है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टोटल हम आप सभी को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11-11 होती है, 13-13 या 16-16 या यहाँ पे 24-24। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पूछ रखा है और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा और चौथा चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है सिर्फ प्रथम और तृतीय, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। और आपको देखिए छंद में आपको सोरठा और रोला छंद क्लास 10th में पढ़ना है, दोनों से रिलेटेड आप लोग मात्राओं को याद कर लीजिए और एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 15, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए बात आती है उपसर्ग की, ठीक है, और यहाँ पे वर्ड दिया है अपमान। उपसर्ग का मतलब कि जो भी यहाँ पे वर्ड दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आगे कौन से शब्द लगे, यानी उपसर्ग का मतलब कि आगे लगने वाले शब्द। अब इसमें आगे कौन से शब्द लगे हैं, यहाँ पे उपसर्ग अप लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें हम मान जोड़ दिए तो एक नई वर्ड बन गया अपमान, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लगने वाले वर्ड को ही उपसर्ग कहते हैं। तो अप लगा है तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, अप। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16, राजा और रानी में कौन सा समास है। अब देखिए द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि। अब हम आपको बता दें कि राजा और रानी, ठीक है, यहाँ पे क्या है और है, जहां भी जिस वर्ड में इस तरीके से यहाँ पे और शब्द की लोप हो जाए वहां पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जैसे माता पिता, माता और पिता, तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास बन गया, क्योंकि और शब्द का उसके बीच में लोप है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया द्वंद्व, ठीक है। जहां पर भी ऐसे और आ गया आप लोग बिना सोचे द्वंद्व समास मार दीजिए, 100% आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17, कुआं का तत्सम है, ठीक है। आप लोग देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा लास्ट तक वॉच करोगे, तभी आप सभी का हिंदी में 100 में 100 पूरा नंबर आएगा, ठीक है। पूरा आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि जितना वीडियो, ठीक है, लास्ट होता जाएगा उतने ही आपको इम्पोर्टेंट चीज मिलती जाएगी, इसलिए आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप सभी का मात्र, यानी आप लोग अगर इन सभी टॉपिक को सिर्फ 1 मंथ आप लोग इसकी तैयारी कर लिए तो आप सभी का हिंदी में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपके अंदर जिद और जुनून है तब, ठीक है, पूरा नंबर लाने के लिए। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, कुआं का तत्सम है, कूप है, नदी है, कुइया है या कूप है, ठीक है। तो देखिए जो कुआं है, ठीक है, कुआं का यानी आपको कुआं में ये देखना है कि इसका जो तत्सम है उसमें जो मात्राएं रहेंगी वो इस तरह से रहेंगी, ठीक है, और ये वाली मात्राएं जो है ये नहीं रहेगी, ये आपको ये ध्यान में रखना है। तो कुआं का जो तत्सम होगा इसमें ये कुआं का ये वाला होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा, ठीक है, समुद्र होगा, झील होगा, तड़ाग होगा या महासागर होगा। तो तालाब शब्द का तत्सम जो होता है वो तड़ाग होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन,
युष्मत की विभक्ति और वचन बताइए। ठीक है, युष्मत की विभक्ति और वचन आपको बताना है। तो देखिए त आ गया, ठीक है, जिसमें भी त आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये बहुवचन रहेगा और ये पंचमी विभक्ति रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, पंचमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, अगर आप सभी लोग यानी हमने जो है शब्द रूप और धातु रूप पहचानने की ट्रिक बताया हुआ है, अगर आप लोग मात्र उस छोटी सी ट्रिक की वीडियो देख लोगे तो आप लोग 1000 प्लस विभक्ति और वचन को, ठीक है, आप सभी लोग बिल्कुल ट्रिक से याद कर लोगे, कभी आपका गलत हो ही नहीं सकेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, विभक्ति पहचानने की ट्रिक। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, हमारे चैनल का नाम भी आपको सर्च करना है। ठीक है, वहां पे वीडियोज आ जाएंगे और वहां से आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपकी, ठीक है, जितने भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कहते हैं, ठीक है, संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या विधेय, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दिया है 21 क्वेश्चन, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्मणि का प्रयोग, भावे का प्रयोग, कर्तरी का प्रयोग, ठीक है, या वाच्य। तो यहाँ पे उसे भावे का प्रयोग कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट। क्वेश्चन है 22, कमल का पर्यायवाची शब्द है, जलद है, नीरद है, पंकज है, सभी है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि जैसे आपको अगर जल की पर्यायवाची पता है, ठीक है, तो जल की पर्यायवाची में आप लोग प्लस ज लास्ट में कर दोगे तो वो कमल की पर्यायवाची बन जाएगी। ठीक है, जैसे जल है, अब इसमें हम ज जोड़ दिए तो ये जलज हो गया, तो ये किसकी पर्यायवाची बन गया, कमल का। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पे नीर होता है पानी का, ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ दिए, ज जोड़ दिए, नीरज, तो ये हो गया किसका, कमल का। अगर जल की पर्यायवाची में हम द जोड़ देंगे तो ये बादल की पर्यायवाची बन जाएगी, जैसे ये बादल की पर्यायवाची है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पंकज, अब यहाँ पे इसमें जो है यानी एक पंकज भी कमल की पर्यायवाची है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी, पंकज। बाकी ये सब जो है ये सब बादल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, क्रिया, प्रतिविशेषण, सर्वनाम या विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी राइट है। तो ये थे, ठीक है, टोटल यानी कि 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी को बताएं। अगर आप लोग इन 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका यहाँ से तो 20 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, बाकी अब 50 नंबर वाले क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, 50 वाले नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, अब इसके बाद हम आप सभी को ये बताते हैं और आपको उसको लिखना कैसे है, सब कुछ यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लिख करके बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, और आप लोग देखिए, हम इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य होता है कि इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। और आपको हम इसका पीडीएफ भी देंगे टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, अब आपको हिंदी में 100 में 100 पूरा नंबर लाने के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कि हिंदी के पूरे किताब के जो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से है, तो सबसे पहला है कि कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। ठीक है, ये जो है ये आप सभी के एग्जाम में कम से कम, ठीक है, 15 से 20 बार आ चुका है, इतना वायरल है। यानी पूरे हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम गद्यांश का बात करें तो ये कुसंग का जोर वाला है, ये आपके पेपर में 100% पक्का आएगा। अब देखिए पहला ये है, अब इसका आंसर आपको लिखना कैसे है। ठीक है, और दूसरा क्या है, विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए। तो अब देखिए इस सबसे पहले का हम आपको बता देते हैं आंसर, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला था कि कुसंग का जोर। अब ये आपके पेपर में किस तरीके से आएगा और आपको उसको लिखना कैसे है, तो देखिए आप सभी का जो खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 21 नंबर पे आप लोग कह सकते हो कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और
सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की पथ पर उठाती जाएगी, यानी उन्नति के पथ पर उठाती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी ये जो आप सभी के पेपर में, ठीक है, यहाँ पे ये जो आएगा गद्यांश, ये कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर में आएंगे। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, इसमें अथवा करके दिया रहेगा। ठीक है, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर तीनों का काफी अच्छे तरीके से याद है, आप लोग उसी गद्यांश को हल कीजिएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला है जो उसी को हम हल करते हैं। ठीक है, कुसंग का ज्वर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, संदर्भ लिखने के लिए क्वेश्चन में दिया है। तो अब आपको देखिए लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको खंड ब लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है, क कर रहे हैं तो क लिखिए, ख कर रहे हैं तो ख लिखिए। इसके बाद देखिए ये गद्य है, तो सबसे पहले आपको गद्य लिखना है, और आपको इस पैसेज का क्या करना है, यानी कि आपको आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके, फर्स्ट के 2 वर्ड और डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड लिखना है। कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। इसके बाद पहले क्वेश्चन अ में क्या था, अ में था यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए आपको सबसे पहले अ लिख करके संदर्भ लिखना है। ठीक है, इसमें आपको संदर्भ को किस तरीके से लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यानी संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश है, तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यानी आपको ऐसे लिखना है संदर्भ। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और देखिए, और ये जो है ये संगति आ गया, ठीक है, मित्र आ गया, मित्रता आ गया, तो ये मित्रता चैप्टर से है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, हम गद्यांश और पद्यांश को पहचानने की पूरी ट्रिक भी बताएं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आ जाएंगे, आसानी से देख लीजिएगा। तो ये तो था यहाँ पे संदर्भ। बाकी यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या जो है, इसमें आपको सिर्फ इतने का ही व्याख्या किया जाता है, यानी जहां तक जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है ना, सिर्फ उसी लाइन का व्याख्या करना है। ठीक है, तो आपको जो वर्ड लिखा हुआ है उसी से लिखना है, थोड़ा अपने शब्दों में इसको बनाकर लिखना होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब देखिए प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक, ठीक है, रोग बताया है और ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर क्या करता है, प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यानी सब क्वेश्चन में एक यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसी में से ढूंढकर लिखना होता है। जैसे कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, तो देखिए कुसंग, ठीक है, यहाँ पे कुसंग है तो कुसंग से लेकर के करता है, यहाँ तक क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप लोग इसको भी लिख सकते हो या आप लोग इसको अपने शब्दों में भी बना सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे कुसंग का प्रभाव, ठीक है, वहां पे भयानक दिया है तो आप लोग भयानक का ही एक वर्ड विनाशकारी है तो आप लोग विनाशकारी लिख सकते हो। और ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का यानी सब क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे आप सभी को क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग लिखोगे तभी आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। यही तरीका से अगर आप लोग इससे चेंज लिखोगे तो आपको पूरे 6 नंबर नहीं मिलेंगे, 5-4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने बताया, जो तरीका हमने बताया उसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट है तीसरा, विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, डैश डैश करना चाहिए। और थर्ड है मित्र का कर्तव्य डैश डैश धोखा न होगा। ठीक है, तो ये जो तीनों है, जो तीनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे गद्यांश है, ये मित्रता पाठ से हैं और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, ये दोनों को हम पहले से भी इसका आंसर बता चुके हैं। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, हिंदी के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे अवेलेबल है। या आप सभी लोग, ठीक है, इसको तैयार भी कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में भी इसका सॉल्यूशन भी आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे संदर्भ, और देखिए आपको संदर्भ लिखने के लिए आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक प्रश्न आएगा, जैसा कि हमने आपको बताया। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए दूसरा, यानी कि हे भगवान डैश डैश बना रही है।
और रोहतास दुर्ग डैश डैश कहाँ अंत था। ठीक है, तो ये जो दोनों गद्यांश है ये ममता पाठ से है और इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिए, इससे बाहर नहीं आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो तरुण संसार रहता है। ठीक है, जो तरुण संसार डैश डैश रहता है, हिंदी में प्रगतिशील डैश डैश सुहावने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखू से है, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। देखिए हम यहाँ पे पाठ का नाम, लेखक का नाम भी आपको बता देते हैं। आप लोग इसको बुक से, क्वेश्चन बैंक से भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, और ये जो है यानी ये क्या लिखू जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये दोनों गद्यांश को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चैप्टर जो थे ये आपको पूरे इस बार हिंदी के सभी चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, 30% कम नहीं है, इसलिए ये वाले जो नए चैप्टर है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी टीचर ऐसा आपको नहीं बताता होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि न्यू जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हम जो आपको तरीका बता रहे हैं वो 100% बिल्कुल राइट रहेगा। जितनी अच्छी जानकारी हम आप सभी को दे देंगे, ठीक है, यूट्यूब पर आपको उतनी अच्छी जानकारी कोई नहीं देगा, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट है। आप लोग हमारे टॉपर की वीडियो हमारे चैनल पे आप लोग देख सकते हो, या आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करके, ठीक है, देख सकते हो हमारे टॉपर की वीडियो। आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से, ठीक है, आप लोग वहाँ से सीख जाओगे, गाइड पा जाओगे किस तरीके से टॉपर बना जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमने पढ़कर टॉपर बना है। तो वही सब क्वेश्चन हम आप सभी को भी बताते हैं, और यूट्यूब पर आपको इतने विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, और हो सकता है उनके क्वेश्चन आ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर हमारे चैनल से जितने भी स्टूडेंट हर साल जो एग्जाम की तैयारी करते हैं हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम में यानी 90%, 95% ला करके जिला टॉप ही नहीं बल्कि प्रदेश टॉप भी कुछ स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, आप लोग, ठीक है, जितने भी, यानी कि हम आपको एक वीडियो बनाए हुए थे जब स्टूडेंट के रिजल्ट आए थे, तो उस समय जो स्टूडेंट थे वो काफी कमेंट किए थे, तो उन कमेंटों की एक वीडियो हमने बनाया है, जो कि स्टूडेंट जो थे, जो जिले टॉप थे, प्रदेश टॉप थे, उन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, कि हम आपके चैनल से टॉप किए, मेरे इतने नंबर आए। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, और देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, आपके हिंदी का, वो यहाँ पे ये है कि ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से लगभग 4 ऐसे गद्यांश है जो आपके पेपर में हर साल आते हैं। ठीक है, पहला, और ये रामधारी सिंह दिनकर का है, पहला है ईर्ष्या का काम डैश डैश पीछे हटे हैं। ठीक है, ये वाला आपको गद्यांश तैयार करना है। नेक्स्ट है ईर्ष्या का यही डैश डैश पड़ती है। ठीक है, ईर्ष्या से बचने का डैश डैश कम कर देगा मगर ऐसा डैश डैश विकास करे। ठीक है, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए बिल्कुल। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो 100% राइट है। आपको ऐसी जानकारी कोई भी नहीं देगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, मानव मन सदा डैश डैश करती रही है, हमारे देश में डैश डैश मानव पहुंच गया है। ये जो लेखक है इनके, ये जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, पाठ का नाम पानी में चंदा और चांद पे आदमी है। ये भी, यानी ये सब न्यू चैप्टर है, और सबसे ज्यादा न्यू चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, ये भी 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। अब देखिए इसमें पहला दिया है अभिगत गति डैश डैश सगुन पद गावे। ठीक है, पहला ये दिया है, और दूसरा है निर्गुण कौन डैश डैश मति नासी, और ये जो है ये पद से है। ठीक है, पद के सुरसागर से है, और यहाँ पे कवि जो है वो सूरदास जी हैं। अब देखिए आपको लिखना कैसे है, पूरा हम आपको लिखने का तरीका यहाँ पे भी बताते जा रहे हैं, जिससे आप लोग इसको लिख के, ठीक है, अच्छे नंबर लाइए हिंदी में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पद्यांश है, ठीक है, वो पूरा पद्यांश क्या है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ठीक है, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति ताते सुर सगुन पद गावे। इस तरीके से ये दिया रहेगा। इसके नीचे जो है 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, ये रहेगा।
तो देखिए सबसे पहले कि आपको सिर्फ यहाँ से लेकर के इतने का रेखांकित अंश का मतलब इतने का व्याख्या करना है। अब आपको व्याख्या कैसे करना है कि कैसे लिखना स्टार्ट करना है जिससे आपको पूरे 6 नंबर मिल जाए, एक भी नंबर न कटे। तो वो इस तरीके से सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है नंबर, ठीक है, 2, 3, 4, 22, 21 जो भी आप लोग लिख लीजिएगा। पद में अभिगत गति यानी अभिगत गति, ठीक है, फर्स्ट के 2 वर्ड और डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड, पद गावे। तो यहाँ पे अभिगत गति डैश डैश पद गावे। सबसे पहला क्वेश्चन में संदर्भ लिखने के लिए है, ठीक है। इसके नीचे आप लोग इस तरीके से अंडरलाइन भी कर सकते हो। इसमें क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक के सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित, ठीक है, पद शीर्षक के सूरसागर से उद्धृत है, ठीक है, उद्धृत है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। इसके बाद देखिए, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में रेखांकित अंश की व्याख्या है। इसमें सिर्फ आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। सबसे पहले हम आपको इसका सारांश बता देते हैं, काफी सरल है, आप लोग को याद हो जाएगा, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है, ठीक है। यहाँ पे यानी निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है और निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म को उस तरह से समझा जा रहा है जैसे अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, ठीक है, अगर हम उस गूंगे व्यक्ति को कोई फल दे दें, ठीक है, फल जैसे फल को रस, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फल दे दें या हम उसको कोई भी स्वादिष्ट चीजें दे दें, ठीक है। अब जब वो गूंगा व्यक्ति उस स्वादिष्ट चीजों को खाएगा तो वो तो बोल नहीं सकता क्योंकि वो गूंगा व्यक्ति है, ठीक है, गूंगा है। अब वो बोल नहीं सकेगा तो जो चीजें वो खाएगा वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, ठीक है। और वो उसका जो, जैसे हम लोग क्या होता है, कभी कभी कोई चीजें खाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि काफी स्वादिष्ट चीजें हैं ये, लेकिन जो गूंगा व्यक्ति रहेगा आप लोग उससे पूछ भी नहीं सकते, अगर पूछोगे तो वो बोल भी नहीं सकता। वो यानी कि वो कितना भी स्वादिष्ट चीजें खा ले लेकिन वो अपने जबान से, अपने मुंह से कभी भी नहीं कह सकता कि ये फल इतना स्वादिष्ट था, ठीक है। सिर्फ वो उसका रस अंदर ही अंदर अपने, ठीक है, उसका परम स्वाद का आनंद वो अपने मन में ही ले सकता है, वो दूसरों से इसे कह नहीं सकता क्योंकि वो बोल नहीं सकता, ठीक है। वही यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म को उसी तरीके से बताया गया है। अब देखिए, निराकार ब्रह्म, निराकार या निर्गुण, ठीक है, निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, यानी ये भी क्या है, अज्ञात है, इसको भी बताया नहीं जा सकता है, इसके बारे में शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे फल का रस तो मिलता है, बहुत मजे से वो खाता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वो वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता कि ये चीजें इतनी स्वादिष्ट थी। ऐसे आपको लिखना है। देखिए जैसे हमने लिखा है ना, आपको उसी तरीके से हम आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग उसी तरीके से आप सभी को ऐसे ही पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें प्रस्तुत में पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है। अब देखिए, ये निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है, यानी यहाँ पे एक भक्ति के रूप में यहाँ पे सूरदास जी जो हैं ये भक्ति रस का यहाँ पे वर्णन किया है। इसमें आपको पूरा भक्ति मिलेगा, तो ये यहाँ पे जो रस रहेगा वो भक्ति रस ही रहेगा। तो उक्त पंक्तियों में भक्ति रस का प्रयोग किया गया। स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यही निर्गुण कोण मतिनाशी, ठीक है, ये वाला है, तो आप लोग इसका भी तैयार कर लीजिएगा। हम पहले से भी बता चुके हैं, हमारे चैनल पे 3 हिंदी के वायरल मॉडल पेपर की भी वीडियो आ गई है, आप लोग उन पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सूरसागर से है पद के और ये सूरदास के द्वारा लिखा गया। संदर्भ इसमें आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या और यहाँ पे प्रश्न 1 आएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिए, रानी में जानी अनजानी डैश डैश दिए हैं, ठीक है, और पूर्ते निकसी जल डैश डैश जल चुए, ठीक है। तो ये जो है ये गोस्वामी तुलसीदास का है, ये धनुष बंग, ठीक है, 1 पथफर से लिया गया है। इसको भी तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला है ये। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
अतुलनीय जिनके डैश डैश रण गर्जन, ठीक है, और निर्भय स्वागत डैश डैश बहाकर। ये क्या है, दोनों जो है ये स्वदेश प्रेम से है और इसके लेखक जो है वो रामनरेश त्रिपाठी हैं। इसका आंसर भी हम बता चुके हैं, हिंदी के प्ले लिस्ट में आप लोग ढूंढ कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अणु युग बने डैश डैश चंद्रानन, ठीक है। नेक्स्ट है चीटी और प्राणी डैश डैश चिन्हगी अक्षय। ये क्या है, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है, सुमित्रानंदन पंत। और चिंटी चंद्रलोक में प्रथम बार, ठीक है, ये शीर्षक का नाम है, पाठ का नाम, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तीसरा अब आता है, अब तीसरा में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। ये जो है ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। और इसमें क्या क्या रहेंगे, तो इसमें संदर्भ रहेगा और हिंदी अनुवाद, ठीक है। संदर्भ जो है इस पे आप सभी को यानी कि संदर्भ पे 2 नंबर और प्लस आपको हिंदी अनुवाद पे 3 नंबर मिलेगा। टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहला दिया है ऐसा नगरी डैश डैश भाषायाम कारित, ठीक है। दूसरा है इदम नगरी डैश डैश विसुता, ठीक है। तीसरा है वाराणसी सुविख्याता डैश डैश प्रशंसती, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है और ये वाराणसी चैप्टर से है। इसमें आपको पाठ का नाम लिखना होता है, लेखक का नहीं, ठीक है। इसमें आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। कैसे करना है जिससे आपको पूरे 5 नंबर मिले, तो देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, संस्कृत गद्य आप लोग लिखोगे और ऐसा नगरी डैश डैश कारिता, ठीक है। इसमें संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। सबसे पहले यानी आपको सिर्फ वाराणसी से लिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे वाराणसी लिखेंगे। और इसके बाद देखिए इसका हिंदी अनुवाद आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। तो इसमें हिंदी अनुवाद में क्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ऐसे आपको लिखना है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इदम नगरी, ठीक है, ये वाला आप सभी लोग और वाराणसी ये दोनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा किताब से, ठीक है। ये आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, हम बताए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अस्माका संस्कृति, ठीक है, डैश डैश यहाँ पे दृढ़ता चेती। ये काफी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आपके पेपर में भी आएगा ये अस्माका संस्कृति, ठीक है, दृढ़ता चेती, ये वाला अथवा यानी 2 रहेगा, आप लोग को अथवा करके दिया रहेगा, उसमें से आपको लिखना है। ऐसा कर्म विराम, ठीक है, डैश डैश संस्कृति पास्का, तो ये जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे एकदा, ठीक है, बहव डैश डैश दास्याम, ये वाला, और नागरिक बहुकालम, ठीक है, डैश डैश दत्तान, ये क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चौथा, अब देखिए चौथा टॉपिक आता है पद्यांश, जो कि संस्कृत का इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ठीक है, और ये 5 नंबर का आता है। 5 नंबर में इसमें भी आपको 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे मिलेंगे। तो सबसे पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ठीक है। ये भारतीय संस्कृति से है। अब इसका आपको लिखना कैसे है जिससे आपको पूरे के पूरे जो है 5 नंबर मिले, तो यहाँ पे आपको लिखना इस तरीके से है। यानी सबसे पहले आपको संस्कृत पद या आप लोग संस्कृत श्लोक लिख सकते हो। सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्, संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद में सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी रहो, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब लोग रोग रहित हो, यानी कि निरोग हो। सर्वे यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। पश्यन्तु का मतलब होता है देखना, ठीक है। भद्राणि का मतलब कल्याण को, यानी सब लोग कल्याण को देखे, यानी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुखी न हो, ठीक है। अर्थात इस पंक्ति में, इस श्लोक में सभी के कल्याण की कामना की गई है। नेक्स्ट है नीर क्षीर डैश डैश कह, ठीक है।
ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन था, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। ये हम आप सभी के, ठीक है, हर साल आने वाले पेपर से, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से और आपके पूरे किताब से, अलग अलग प्रकाशन से, सभी से काफी मेहनत से हम यहाँ पे आपको, ठीक है, और 5 सालों से एक्सपीरियंस जो है हमें, जो आपके हिंदी में 10th के ऑल सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं, सभी एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बता रहे हैं। ये सब बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। तो ये वाला, ठीक है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये अनुयुक्ति विलासा चैप्टर से है। नेक्स्ट है मानम हित्वा डैश डैश सुखी भवे, ठीक है, जीवन सूत्राणी चैप्टर से है। तैयार कर लीजिए बिल्कुल आप लोग। अब्दुल दुर्गामी डैश डैश पंडित, ये भी प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है, पत्र वाला, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। सबसे पहले 5वां क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? तो ये 5 नंबर का ही आएगा, ठीक। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर आपको रचना पर मिलेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लेखक का जीवन परिचय में सबसे पहले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको रट लीजिएगा। और सबसे पहले आपको देखिए हम बता देते हैं कि इसको आपको लिखना कैसे है जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है, जो भी नंबर रहेगा आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है, जीवन परिचय, ठीक है। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे जीवन परिचय यानी जन्म इनका, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु इनकी, इसको आपको काले पेन से लिखना है। तो 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी था, ठीक है। अगर आपको माता का नाम याद है तो आप लोग लिखिए, नहीं याद है तो सिर्फ पिता का ही लिखिए। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो हमीरपुर में हुई थी। 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है। और गणित में कमजोर, यानी ये गणित में फेल हुए थे, इनकी गणित अच्छी नहीं थी, मैथ। तो गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक इन्होंने नागरिक परिचारिका सभा, ये इनकी पत्रिका थी, जिसका इन्होंने संपादन किया था, ठीक है, संपादन किया था। इसके बाद क्या हुआ, श्वास का दौरा पड़ने के कारण इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1941 ईस्वी में हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जगह नहीं था तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1941 ईस्वी में हो गया इनका निधन। इनकी प्रमुख रचनाएं आप सभी को लास्ट में जरूर 2-3 लिख देनी है। रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी विचार भी थी, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर आपको रचनाओं पर ही मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखना, पूरा जीवन परिचय आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, देखिए जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। आपको 4 याद कर लेना है, यहाँ पे ये 4 नंबर का है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, ठीक है। 4 जीवन परिचय आपको लेखक का याद कर लेना है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का आपको कैसे लिखना है, तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है जयशंकर प्रसाद। और देखिए एक तरीका है बॉक्स बनाकर लिखना, जो कि एक टॉपर की तरीका होती है, क्योंकि जो एग्जामिनर टीचर होते हैं वो सिर्फ आपके इसी बॉक्स को देखकर ही आपको नंबर देते हैं, क्योंकि उनको इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता है कि वो पूरे के पूरे आपके जीवन परिचय को पढ़े, ठीक है। इसलिए आपको बॉक्स बनाकर लिखना है और जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें है वो आपको बॉक्स में ही लिखना है। यानी सिर्फ आप लोग 3 से और 3, 6 चीजों से आप लोग पूरा जीवन परिचय बना लोगे, किसी भी का भी कवि या लेखक का। तो वो है नाम में जयशंकर प्रसाद। जन्म आपको लिखना है 1889 ईस्वी। और देखिए इनके जन्म में मतभेद है, ठीक है, यानी 1889 भी आप लोग लिख सकते हो। अगर आपको 1890 आप लोग लिख रहे हो, आपको याद है, तो आप लोग 1890 भी लिख सकते हो, यानी दोनों इनका लिखा जाता है। जन्म स्थान काशी वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में, बनारस में। पिता का नाम देवी प्रसाद। रचनाएं कामयानी, लहर, तितली, ठीक है, इरावती, अपूर्ण। मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गया। जीवन परिचय में इस तरह से लिखना है। आपको जीवन परिचय में कैसे लिखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी, या आप लोग 1890 भी लिख सकते हो, ठीक है। 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, ठीक है, भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख से बीता, किंतु बाद में इन्हें
अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था, क्योंकि अल्पावस्था में इनके पिता का जो है, ठीक है, छाया इनके सर से चला गया था, जिससे घर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी, जिससे इनके ऊपर इनको काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इनका जीवन भी बड़ा ही संघर्षशील हो गया। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है, भगवान को प्यारे हो गए। इसके बाद रचनाएं में है कामयानी, लौहर, तितली, झरना इत्यादि। ये सब रचनाएं आपको लास्ट में लिख देना है। बाकी यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर और डॉक्टर भगवत सराय, ठीक है, इनके दोनों आप सभी को हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, 4 याद कर लिए, इससे बाहर कोई नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट है कवि, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का जो जीवन परिचय वो आपको कैसे लिखना हुए है, तुलसीदास, ठीक है, और इन्हीं तुलसीदास का जीवन परिचय हम आपको लिखना बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आप सभी को यहाँ पे क्या है कि ये कवि परिचय है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है किसी एक कवि का जीवन परिचय, यानी ये क्या है, कवि का परिचय है। तो आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर इस तरीके से कवि परिचय लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कवि परिचय लिखने के बाद यहाँ पे आप सभी को प्रश्नों का नंबर लिख देना है, ठीक है। ये 26 नंबर का ख क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, और ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तुलसीदास, यहाँ पे 3 जीवन परिचय दिए, लेकिन हमें सिर्फ तुलसीदास का लिखना है, तो अब आपको यहाँ पे तुलसीदास लिख देना है, ठीक है। थोड़ा कैपिटल लेटर में आपको लिखना है और यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिखना है। और इधर आप सभी को कॉपी के इस साइड में आपको ऐसे डबल लाइन कर देना है, एक स्केल की गैप देकर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से आप सभी को क्या करना है, देखिए टॉपर कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हम तो पूरे के पूरे अच्छे तरीके से जीवन परिचय लिख कर आए थे, फिर भी हमारे नंबर इतने कम कैसे आ गए, ठीक है, हिंदी में जीवन परिचय पर इतने नंबर कट कैसे गए। तो देखिए, सही तरीका उन्हें नहीं पता होता, लिखने का जो सही तरीका होता है ना, अगर उससे आप लोग लिखोगे तो आपका आधे नंबर कभी भी जीवन परिचय पर नहीं कटेगा। तो देखिए, जो जीवन परिचय लिखने का टॉपर न्यू बेस्ट ट्रिक क्या है, असली तरीका क्या होता है, जिसे एग्जामिनर देखकर आपको पूरे नंबर देते हैं खुश होकर, ठीक है, वो तरीका है कि इस तरीके से आप सभी को बॉक्स बनाकर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से ऐसे बॉक्स बना लेना है, और उसके बाद आपको 5-6 पॉइंट है जिसको आप सभी को, ठीक है, इसी बॉक्स में ही लिखना है। तो पहले आप सभी लोग ऐसे तुलसीदास लिखने के बाद यहाँ पे बॉक्स बनाना है आपको। इसमें देखिए, कवि जी का हम लोग लिख रहे हैं, कवि का जीवन परिचय, तो आपको लिखना है कवि संक्षिप्त परिचय। इसके बाद नाम, ठीक है, ब्लैक पेन से ऐसे आपको तीर की निशान करने के बाद जिसका आप लोग लिख रहे हो, यानी तुलसीदास का, तो तुलसीदास का नाम को लिख देना है। जन्म हो जाएगा यहाँ पे सन 1532 ईस्वी में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। इसके बाद स्थान हो जाएगा राजापुर बांदा में। पिता का नाम इनके आत्माराम दुबे हो जाएगा, माता का नाम हुलसी था। और इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं को लिख देना आपको, ऐसे रचनाएं, ठीक है, रामचरितमानस, गीतावली, यानी 2 रचनाओं को आपको इस बॉक्स में लिख देना है। इसके बाद देखिए, इनकी मृत्यु लास्ट में, आप सभी को सबसे लास्ट में मृत्यु लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें रचनाएं करके तभी ये इनकी मृत्यु हुई थी, तब आपको मृत्यु को लास्ट में लिखना है, ठीक है। मृत्यु जो हुआ था वो सन 1623 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से आपको बॉक्स में सिर्फ आप सभी को ये 3-3-6-7 पॉइंट आप सभी को याद कर लेना है, ठीक है। ये 7 पॉइंट अगर इस बॉक्स में आप लोग पहले लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर इस बॉक्स को ही देखकर आपको पूरे नंबर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसी पूरे बॉक्स में जितने भी चीजें लिखे, इसी पूरे पॉइंट से ही अब आपको जीवन परिचय बनाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है। कैसे आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। इसमें जीवन परिचय लिखने के बाद देखिए, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पे हो जाएगा, यानी गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को, ठीक है, यानी जो यहाँ पे दिया है ना 1532, वही यहाँ पे है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी बांदा जिले की राजापुर नामक गांव में हुआ था। देखिए, जो चीजें आपको क्लियर पता है बिल्कुल, जैसे सन हो गया, स्थान हो गया, माता पिता का नाम हो गया, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो आत्माराम दुबे था, तो उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तथा जो माता थी, ठीक है, माता का नाम हुलसी था। और जो तुलसीदास थे, ठीक है, उनका बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि कहा जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही ये राम जी का नाम बोल दिए थे, ठीक है, अपने मुंह से, इसलिए इन्हें राम बोला या तुला राम कहा जाता है।
और ये जो थे ये सरयू प्रारूप ब्राह्मण थे। का फर्स्ट पेज भर गया, ठीक है। अब आपको अगले पेज से स्टार्ट करना है। आपको कम से कम 2 पेज में जीवन परिचय को लिखना है, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको अगले जो पेज है उस पे कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे, ठीक है। जो तुलसीदास जी थे उनको यानी उनके जन्म लेते ही उनके मुख में कुछ दांत पाए गए, जैसा कि कहा जाता है, ठीक है। जिससे कि उनके माता पिता उन्हें राक्षस समझ करके, ठीक है, उनको त्याग दिए थे, नदी के किनारे फेंक दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे। तब क्या हुआ, तब स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। तब स्वामी नरहरिदास अपने घर ले गए और तुलसीदास जी का पालन पोषण किया, ठीक है। इनका विवाह भी हुआ, किसके साथ हुआ, रत्नावली से, ठीक है। इनका विवाह यानी इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, यानी वो ये अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे तुलसीदास जी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ एक दिन, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इनकी पत्नी ने इन्हें डांट लगा दिया, ठीक है, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हो गई, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है ये बनारस में ही, वाराणसी में ही, ठीक है, काशी के 80 घाट पे हो गई। तो इस तरीके से आप सभी को यानी इतना लिख देना है। तो 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर मिलेगा और 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा, ठीक है। तो रचनाओं को भी लिखने का सही तरीका पता रहेगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, ऐसे हेडिंग लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रचनाएं लिख देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप सभी को यानी 2-3 रचनाओं को लिखना है। पहला रामचरितमानस हो जाएगा, दूसरा विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 2 पेज भर जाएगा, ठीक है। आप लोग पहले पेज में सबसे पहले कि इस बॉक्स को बना दोगे तो यहाँ पे आधे पेज में तो आपका ये बॉक्स भर जाएगा, ठीक है, पूरा बन जाएगा। तो आधा पेज आपका भर जाएगा। इसमें आप लोग थोड़ा सा भी लिखोगे ना तो आपका 2 पेज पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बॉक्स बना लिए। इसके बाद इसके यहाँ से आप लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए अगले पेज में आप सभी को इस तरीके से लिखना था, तो आपको ऐसे लिखना था, ठीक है। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद आधे पेज में आप लोग ये रचनाओं को लिख दिए। इस तरीके से आपको रचनाओं को लिखना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है जिससे आपका पूरी तरीके से 2 पेज भर जाए और इस तरीके से लिखना है जैसे हमने लिखा है। अगर ऐसे लिखते हो पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनर है और हम एक टॉपर भी थे और इस तरीके से बोर्ड की पेपर भी बनाते हैं। तो हमने आप सभी को जो हम तरीका बताएंगे वो 100% बिल्कुल अच्छी तरीका है, ठीक है। जो आप लोग यूट्यूब पर छोटी छोटी वीडियो देख रहे हो ना कि इतनी सी बस लिख देना है मिल जाएगा 5 नंबर, तो कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक आप लोगों ने हमारे इस तरीके से ये जो टॉपर की वेस्ट ट्रिक है, इससे जब तक आप लोगों ने 2 पेज नहीं लिखोगे ना तब तक आपको कभी भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही आप सभी को लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे क्लास 10th के सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बन चुके हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के सभी जितने भी जीवन परिचय सब बन चुके हैं। आप लोग जल्दी से चैनल पे विजिट करके देख लो, ठीक है। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर तो हमारे इसी वीडियो के लास्ट में सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को आप लोग इस तरीके से आपको, ठीक है, जो भी नंबर है आपको लिखने के बाद तुलसीदास आपको यहाँ पे लिख देना है, गोस्वामी तुलसीदास बॉक्स यहाँ पे बना लेना है। इसमें आपको गोस्वामी तुलसीदास और देखिए हम आपको बता दें कि अगर आप लोग गोस्वामी तुलसीदास का जो इनका जन्म है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि ये लोग संत थे, ठीक है। कहाँ जन्मे हैं, कब जन्मे हैं, इसके बारे में कितने कभी विद्वान मत दिए हैं, लेकिन अलग अलग सबका मत है। इसलिए आपको यानी जहाँ पर गूगल पे या आपको बुक में किताब में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को आपको सही मानना है। इनका कोई आपको, ठीक है, इनका 1554 बताएगा, कोई 1532 वगैरह बताएगा, यही सब यानी कि इसमें मतभेद है, कोई क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म इनकी संवत 1554 ईस्वी में हुआ था। और देखिए अगर आप लोग संवत में लिख रहे हो तो आपको संवत में लिखना है, जन्म मृत्यु दोनों। अगर आप लोग इनका, ठीक है, सन में लिख रहे हो तो आपको सन में लिखना है, जन्म मृत्यु दोनों। ये नहीं कि जन्म आप लोग संवत में लिख दिए, मृत्यु आप लोग सन में लिख दिए, ऐसा आपको नहीं करना, गलत हो जाएगा। स्थान राजापुर बांदा, पिता का नाम आत्माराम दुबे, ठीक है। रचनाएं रामचरितमानस, मृत्यु 1600
यानी 80 में हुआ था संवत। अब लिखना कैसे है तो इसी तरीके से लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम रामबोला था, क्योंकि देखिए जो तुलसीदास जी थे इनका जब जन्म हुआ था तो इनके मुख में दांत पाए गए, ठीक है, और ये जन्म लेते ही राम का नाम ले लिए, बोल दिए, जिसे इनके राम बोला या इन्हें तुला राम भी कहा जाता है। और दांत होने के कारण इनके मुख में, इनके माता पिता इन्हें बचपन में इनके मुख में दांत हो गया था, ठीक है, जन्म लेते ही। तो इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ के नदी के किनारे कहीं फेंक दिए थे, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके मुख में दांत थोड़ी नहीं होता, वो बोलने थोड़ी नहीं लगते, इसलिए ये बोलने लगे तो भाई ये सबसे अलग हो गए। तो उस समय के लोग इन्हें राक्षस ही समझ लिए, तो इसको क्या किए कि इनको त्याग दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो थे ये सरयू प्रारूप ब्राह्मण थे, इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। अब इनको फिर कौन इनका सेवा पानी किया, तो वो जो थे वो स्वामी नरहरि दास थे, जो इनको अपने घर ले गए और इनका पालन पोषण किया और इन्हें साहित्य का ज्ञान दिया, ठीक है। इनका विवाह भी उन्होंने कराया रत्नावली से साथ, और ये अपनी पत्नी के प्रेम पास में बहुत ही अनुरुक्त रहते थे, यानी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में क्या हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक है। और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु जो थी वो संवत 1680 बीसवीं काशी के 80 घाट पर हुई, ठीक है। जैसे कहावत है संवत 1680 80 गंग के तीर सावर शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, इस तरीके से कोई कहावत है, तो आप लोग इसको भी तैयार रखना। रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, ठीक है, यही सब है। देखिए काफी थक चुके हैं, लेकिन हम आप सभी को बता रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा समय हो गया बोलते बोलते। नेक्स्ट यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा, ठीक है, तीनों हमारे चैनल पे पूरे चारों थे, ठीक है, चारों हमारे चैनल पे है। आप लोग प्लेलिस्ट भी हमने बनाया है, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आइएगा, वहां से आप लोग हिंदी के 10th हिंदी और 12th हिंदी, ठीक है, दोनों है, तो आप लोग उसमें से सुमित्रा नंदन पंत का, सूरदास का, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखकर तैयार कर लीजिएगा। या आप लोग YouTube पर भी सर्च करोगे हमारे चैनल का नाम, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी। सूरदास का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहां पे भी आ जाएंगी। महादेवी वर्मा उसका भी आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग ऐसे तैयार कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्या है टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट आ गया 6वां, जो कि श्लोक है, जो कि 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा। और अगर आप लोग 3 श्लोक याद कर लिए तो आप सभी का 1 जरूर पक्का आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जो श्लोक होते हैं ये आपके संस्कृत का जो पद है उसमें दे देता है, ठीक है, श्लोक वाला में उसका संदर्भ अनुवाद लिखना होता है। और बाकी 1 तो नहीं ना देगा, क्योंकि 2 जो दिया रहेगा उसको आपको नहीं लिखना है, उसमें बोला रहता है कि जो इस प्रश्न पत्र में आया उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसमें आप लोग ये वाला याद कर लीजिए, अब्दो दीर्घामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडित, ठीक है, ये वाला याद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवत्, ये वाला तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती, ठीक है, यही सब है, आप लोग तीनों को याद कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 2 नंबर तो बिल्कुल पक्का हो गया। नेक्स्ट आ गया 7वां क्वेश्चन, संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 2+2, ठीक है, ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन ही करना है, 2-2 नंबर का। कुत्र मरणम मंगलम भवति, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। नेक्स्ट है बहुत, जितने भी है ना सभी वायरल क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन संस्कृत का नहीं आएगा, क्योंकि जितना वायरल था सभी हम आपको इस वीडियो में ही बता दे रहे हैं। दूसरा है चंद्रशेखर क आसीत, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत, ठीक है। तीसरा क्या है, देखिए आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अब शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे अच्छी प्यारी प्यारी, तो मुझे, ठीक है, यानी मुझे ये लगेगा कि नहीं हमने इतना मेहनत किया, तो किसी का यानी स्टूडेंट्स का लाभ हुआ, ठीक है, पढ़े, इनको तैयार किए, और स्टूडेंट्स भी हमारे ठीक बातों को माने, वो अपने फ्रेंडों में इसको शेयर किए, तो आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही अगर आपको क्लास 10th की किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक की पूरी किताब के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट एक बार कर दीजिएगा।
हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, जैसे मैथ, इंग्लिश, ये सब साइंस वगैरह हो गया, तो हमारे चैनल पे बिना पढ़े सभी विषय में पास होने की भी ट्रिक है। आपको इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट दिखेंगी, ठीक है, जिसमें पूरी की पूरी वीडियो भरी हुई है, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। और हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, इस पे भी वीडियो है, आप लोग जरूर विजिट करके चैनल पे देख लीजिएगा। और डेली आप लोग पढ़ाई कीजिए, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, समय निकल जाएगा, आप लोग बहुत पछताओगे। इसीलिए समय रहते ही अगर आप लोग समय के बारे में सोचकर आप लोग समय की कीमत करने लगे तो आप लोग, ठीक है, एक टॉपर स्टूडेंट जरूर बन जाओगे। वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर एक एवं अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है पदेन बिना किम दूरम याति, ठीक है, तो यानी कि बिना पैरों का कौन दूर दूर तक जाता है, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, ठीक है, पत्र जो बिना पैरों से लेकर लोग जाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का पत्र है, लोग उसे हाथों में हाथ लेकर जाते हैं, ठीक है, और उसको पैर नहीं होता है, वो चल के किसी के पास नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानम कुत्र संभवती, तो ज्ञानम जो है वो सर्वत्र संभवती, ठीक है, जहां पर भी ज्ञानी लोग रहेंगे वहां पर ज्ञान संभव रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वीर केन पूज्यते, तो ये पाठ का ही नाम है, वीर वीरल पूज्यते। नेक्स्ट है पुरुराजा क आसित, तो पुरुराजा एक भारत वीर आसित। पुरुराजा केन स युद्धम अकरोत, तो पुरुराजा अलछेंद्रेण स युद्धम अकरोत, ठीक है, इतना तैयार कर लीजिए, 4 नंबर बिल्कुल पक्का है। 8वां में आ गया पत्र लेखन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का पेपर में बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। 3 याद कर लीजिए, इसमें से एक भी इससे बाहर नहीं आएंगे। पहला है आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, ठीक है। लिखना कैसे है आप सभी को, तो यहाँ पे हम आपको लिखने का भी तरीका बता देते हैं, जिससे आपका पूरे के पूरे आपको 4 नंबर मिले, एक भी नंबर न कटे, वो तरीका हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है, सभी को ये लिखना किसको है, प्रधानाचार्य जी को लिखना है। आकस्मिक अवकाश हेतु छुट्टी के लिए, तो सेवा में कावा श्रीमान प्रधानाचार्य जी कावा, ठीक है, यहाँ पे अपनी कॉलेज का नाम लिखना है, जो भी कॉलेज का नाम है, आप लोग किसी भी कॉलेज का लिख सकते हो, तो लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी कॉलेज लिख दिया है। विषय आकस्मिक अवकाश हेतु महोदय कामा सविनय निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक, जो भी दिनांक है यहाँ पे आपको दिनांक लिख देना है, को कॉलेज आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दिन की आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक जो भी आप लोग को लिख देना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या क ख ग, क्योंकि एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना है, इसलिए आप लोग क ख ग क्लास जो भी आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये जो है हम पहले से भी बता चुके, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे भी हम आप सभी को बता ही देते हैं, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सफाई के लिए प्रार्थना पत्र है, यहाँ तक आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से, ठीक है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है, यहाँ से लेकर के पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जरूर आएगा आपके पेपर में। कि एक क्वेश्चन तीसरा है, अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में जो है सम्मिलित होने के लिए आपको निमंत्रण पत्र देते हुए एक पत्र लिखना है। 3 तैयार कर लीजिए, 1 जरूर आएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा बताया हुआ, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे निबंध और खंड काव्य, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निबंध में कौन कौन से निबंध है, कितने नंबर का ये आता है, तो निबंध जो है इस बार आपके पेपर में 7 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है, 7 नंबर का। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से निबंध है। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, ये इस तरह से भी आ सकता है, प्रदूषण की समस्या और समाधान। अगर पर्यावरण दे दिया तो आप लोग जो याद किए, यानी जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वही आपको पूरा का आंसर लिखना है, ठीक है, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रदूषण की समस्या और समाधान। नेक्स्ट है विज्ञान अभिशाप या वरदान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या में समाधान, राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देशभक्ति, मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, ठीक है। ये आप लोग यानी कि 5 याद कर लीजिए, इससे बाहर कोई भी निबंध नहीं आएगा।
अब देखिए आपको स्टार्ट करना है, कैसे एक टॉपर करते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको जो कहावतें होते हैं बीच बीच में कैसे आप सभी को लिखना है, सभी चीजें यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लिख करके बताएंगे। सबसे पहले कि आपको निबंध लिखने के लिए आपके पास स्केल होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास स्केच और ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लू पेन, और इसके अलावा एक आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 30 नंबर पे जो निबंध लेखन वाला क्वेश्चन होता है वो आपके पेपर में किस तरीके से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 नंबर पे क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये आपके क्लास 10th में 7 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया है। चौथे नंबर पे प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। तो अब देखिए आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है लिखना, कैसे एक टॉपर स्टूडेंट स्टार्ट कर। पहले देखिए ये निबंध लेखन है, तो आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर यहाँ पे निबंध लेखन लिखना है। उसके बाद जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है, तो प्रश्नोत्तर 30 था, तो प्रश्नोत्तर संख्या 30 आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद निबंध किस पे था, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पे। तो आपको इस तरीके से जो टॉपिक था उसको ऐसे ब्लैक स्केच से लिख देना है। इसके बाद देखिए आपको निबंध लेखन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ आपको कोटेशन लिख देना है, ठीक है, यानी कुछ कहावतें लिख देना है, कुछ शेर वगैरह लिख देना है पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और आप सभी के जो निबंध है ना उसमें 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ब्लैक पेन का यूज करना है, पर्यावरण है हम सबकी जान इसलिए करो इसका सम्मान, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। और यहाँ पे आप सभी को ऐसे इस तरीके से कामा के अंदर इसको कर देना है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो इस तरीके से लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, निबंध लेखन स्टार्ट करना है। अगर ये चीजें आप लोग लिखे हो कोई ना कोई कहावत, ठीक है, यानी निबंध स्टार्ट करने से पहले ही, तो ये जो चीजें इसको देखकर एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। और ये चीजों का यूज सिर्फ एक टॉपर स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, यानी जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, जिन्हें हिंदी में पूरे 100 में 100 नंबर मिलते, वो यही तरीके से लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम आप सभी को पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक करते, ठीक है, और पेपर भी बनाते और एक टॉपर भी थे। तो इसी तरीके से हम आपको वही तरीका बता रहे, ठीक है, और ये तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ये तरीका सिर्फ एक टॉपर और एक एग्जामिनर ही जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इसके बाद एक लाइन की गैप देना है और यहाँ पे आपको रूपरेखा लिखना है, ठीक है। रूपरेखा में आप सभी को, यानी ये जो पूरा निबंध लेखन है इसके अंतर्गत आप लोग कितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या है, रूपरेखा में पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है, उसके बाद तीसरा रहेगा प्रदूषण के प्रकार, और जितने भी प्रकार है उसको भी आप लोग लिख दीजिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चौथा है कि प्रदूषण की समस्या, और 5वां है सुधार के उपाय, और 6 नंबर पे है उपसंहार, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद आपको पहला जो हेडिंग था उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। पहला हेडिंग प्रस्तावना था, उसको लिखने के बाद आपको कैसे स्टार्ट करना है देखिए, ठीक है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारी का जीवन जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, जीवन जो होता है वो संकट में पड़ जाता है, ठीक है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको जो तरीका बता रहे हैं ना, ये पूरा यानी बिल्कुल इजी तरीका है, आपको इस वीडियो में ही पूरा निबंध याद हो जाएगा। आपको इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में है, और ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का, ठीक है। इसी तरीके से लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देंगे। अब देखिए इसके बाद फिर से एक कोटेशन आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। बहुत देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। इसको देखते ही एग्जामिनर खुश हो जाएंगे और जान जाएंगे कि आप एक टॉपर हो, आपको लिखने का सही तरीका पता हुआ है। इसके बाद देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, आपको हेडिंग लिखना है। उसके बाद स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास क्या है, संभव है, ठीक है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ब्लैक पेन से आपको लिखना है। अगर यहाँ पे आप लोग जो हाइलाइटर हमने आपको दिखाया है उस हाइलाइटर का यूज यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद फिर से आपको एक कोटेशन लिख देना है, जब
आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। ठीक है, इस तरीके से ब्लैक पेन से और ऐसे कामा वगैरह के साथ लिखना है। इसके बाद देखिए प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं। तो आज के वातावरण में जो प्रदूषण होता है वो निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। अब आपको क्या करना है, इन्हीं सब प्रदूषणों को अब आपको एक एक हेडिंग डाल करके इनके बारे में बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से, ये सब चीजें आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली देख रहे हो, ठीक है, वो सब चीजें आप सभी को लिख देना है। कैसे लिखना है अब देखिए। अब इसके बाद देखिए पहला हेडिंग वायु प्रदूषण आपको लिखना है। वायु प्रदूषण में आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। ठीक है, जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुआं है। ठीक है, जो वायु प्रदूषण है वो किससे फैल रहा है, तो जो वाहन है जैसे कार, मोटर, ठीक है, जितने भी वाहन जो धुआं निकालते हैं, ठीक है, उनके धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है। उद्योगों यानी जो फैक्ट्रियां हैं जिसमें सभी चीजें बनते हैं, ठीक है, वो सब क्या कर रही है, उनसे निकलने वाले जो धुआं है वो वायु को प्रदूषित कर रहा है। ये सब आपको लिखना है। इसके बाद जल प्रदूषण क्या है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कहा जाता है जल ही जीवन है, और सच है कि अगर जल नहीं है तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, जल के बिना जीना संभव नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जल ही जीवन है। आप लोग, ठीक है, गांव में जो पानी की टैंकरें आती है उसके भी पीछे लिखा होता है ऐसे जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों यानी जो फैक्ट्रियां होती हैं और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी वो कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। ठीक है, और जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। इसके अलावा दस्त है, ठीक है, पेचिश है, टाइफाइड है, बुखार है, इत्यादि है। ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पे जल प्रदूषण है, यहाँ पे वायु प्रदूषण। इसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखानों, मशीनें, लाउडस्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के त्रिध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन और बहरापन हो जाता है, यानी सुनाई कम देने लगता है बहुत ज्यादा ध्वनि के कारण। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है रासायनिक प्रदूषण। आज के ये जो प्रदूषण है, यह आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों या कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि रासायनिक प्रदूषण बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, प्रदूषण के कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, तभी क्या हो रहा है, तभी लोग ज्यादा से ज्यादा किसान खेती कर रहे हैं। ठीक है, जिससे वो लोग ज्यादा से ज्यादा यूरिया, खाद, अनेक प्रकार की दवाइयों, कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ रही तभी ना, जनसंख्या देखिए लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उन्हें कार भी खरीदना होगा। ठीक है, तो वो वायु प्रदूषण हो जाएगी। वो यानी उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए, कपड़े वगैरह चाहिए। ठीक है, और भी उनके यानी जो भी है चप्पल, जूते, सभी चीजें चाहिए, तो उनको बनाने में फैक्ट्रियां भी धुआं निकालेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, सबसे मेन कारण है जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं कि यानी कि पेड़ पौधे को काट करके वहां पे अपना घर बसेरा कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ये जो प्रदूषण है वो और तेजी से बढ़ रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं तो। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, वो क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के संतुलन को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो वही सब चीजें यानी सबसे मेन कारण है जनसंख्या वृद्धि। विश्व की जनसंख्या सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है। ठीक है, यानी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और उसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या है, विज्ञान है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे कि पर्यावरण दूषित हो रहा है। ठीक है, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, और जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों यानी फैक्ट्रियों को वहां बनवाया जाए जहां पे जनसंख्या कम हो। ठीक है, यानी जंगलों में बनवाया जाए।
और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, और इसमें आपको अपने विचार देना होता है कि हम सभी लोग मिलकर के किस तरीके से ये जो प्रदूषण की समस्या है इसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम सबको मिलकर के पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना। देखिए, विज्ञान अभिशाप या वरदान, ठीक है, ये हम बताए हुए, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। 5-6 दिन हो रहा है, अभी हमने पूरा इसके बारे में बताया है लिखित रूप से, आप लोग देख लीजिएगा जरूर। जनसंख्या वृद्धि की समस्या में समाधान, ठीक है, ये भी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देशभक्ति, इसकी वीडियो आने वाली बहुत जल्दी, और मेरे प्रिय कवि, इसका हम बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है 10वां में खंड काव्य, जो कि 3 नंबर का आपके पेपर में आता है। ठीक है, खंड काव्य जो होता है ये जिला वाइज होता है, यानी ये जिले के हिसाब से आता है, और कई दिया रहेगा जिसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर इसमें से करना होता है। जैसे मुक्ति दूत हो गया, ठीक है, 3 नंबर का रहेगा। मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, ठीक है, जय सुभाष, कर्णवीर, तुमुल, इस तरीके से कई दिया हुआ है। अब देखिए, ये जिले के हिसाब से आपको तैयार करके जाना है। आप लोग जिस जिले के हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कमेंट करोगे तो हो सकता है हम ट्राई करेंगे कि आप सभी को हम बता दें कि आप लोग इस जिले के हो तो आपको ये वाला खंड का पढ़ना याद करना है। अगर हाँ, और आप लोग अपने टीचर से भी संपर्क कर सकते हो, और आपके पास अगर हिंदी का किताब है, क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें भी आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पेज में उसके वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को तैयार करके जाना है। तो ये हो गए हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, 10 टॉपिक, यानी पूरे आपके हिंदी के पेपर में इतने ही क्वेश्चन आते हैं। यही सब चीजें आपको हिंदी में पढ़ना है, यही सब आपके हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर इस पूरे टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, जितने भी यहाँ पे हम बताए हैं। आप लोग से जो भी है 1 महीने में, 1.5 महीने में हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर कर लीजिए। टारगेट बनाइए, जितने भी क्वेश्चन है आप लोग 2-3 क्वेश्चन डेली तैयार कीजिए, जिससे आपका 1 महीने में तैयार हो जाएगा आप लोग। ठीक है, इससे बाहर हिंदी में कुछ नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।